हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, टीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड के अप्रोच के साथ में। तो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने प्रीवियस जो 3 क्लासेस थी यानी उनमें आपने देखा था कि हमने प्राचीन भारत से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे। जैसे कि मैं आपको एक ओवर गो थ्रू कर देता हूँ। जैसे हमने पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया था, सैदा सभ्यता के बारे में किया था और उसकी संस्कृति के बारे में, वैदिक काल के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, शैव एवं भागवत धर्म के बारे में, छठी सती ईस्वी पूर्व के राजनीतिक दशा के बारे में, यूनानी आक्रमण के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका मौर्योत्तर काल के बारे में, और जो कि आपकी 4th क्लास रहेगी। सो आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। 1 सेकंड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मौर्योत्तर काल का जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि शक संवत जो था ये कब प्रारंभ हुआ था। बेसिकली उसकी जो मतलब की स्टार्टिंग डेट थी, यानी कौन सी ईस्वी में इसको मतलब कि प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन में आपके 58 ईस्वी, 78, 320 और 606 ईस्वी। तो बेसिकली इसको 78 ईस्वी यानी 78 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। ऐसा मतलब कि जैन ग्रंथों के अनुसार बताया गया कि जो विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के जो उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में यानी शंको ने पराजित किया था, और इसी उपलक्ष्य में संघ संवत चला गया था। जो ये संघ संवत था इसी उपलक्ष्य में चलाया गया था। और इसी प्रकार के मतलब कि उसकी जो प्रारंभिक तिथि जो थी यानी कि सब संवत की अगर माध्यम तो 135 से लेकर जो उसके 57 यानी ओवरऑल कितनी निकल के आएगी, अगर आप घटाओगे इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 78 निकल के आएगी। ठीक है। और अधिकांश इतिहासकारों ने पता जो कुषाण शासक जो कनिष्क को इसका मतलब कि कह सकते हैं प्रवर्तक माना है। ठीक है। जो मतलब कुषाण शासक था कनिष्क, उसको उसका प्रवर्तक भी माना गया शक संवत का। तो ध्यान रखिएगा। तो कब प्रारंभ किया गया था आपका 78 ईस्वी के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विक्रम एवं संघ संवत में कितना अंतर है, यानी वर्ष में बताना। तो बेसिकली देखो 1 लीनियर टाइप का क्वेश्चन है कि अंतर पूछा, डिफरेंस। तो जो विक्रम और संघ संवत में जो अंतर था वो आपका था 135 वर्ष का। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी। ऑप्शन में आपके दिया हुआ गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें मतलब जो पूछा है कि भारत के बाहर तक जो सीमाएं फैली हुई थी वो कौन सा साम्राज्य था, यानी वो मतलब किस वंश का साम्राज्य था, यानी वंश के बारे में पूछा कि गुप्त था या मौर्य था या कुषाण था या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका मौर्य वंश देखने को मिलेगा और एक आपका कुषाण वंश देखने को मिलेगा, यानी इसके बी और सी ऑप्शन दोनों आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आपको इस फॉर्मेट में ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो नीचे इस फॉर्मेट में मिल सकते हैं कि केवल 1 या केवल 2 और 3 या केवल 3 या इनमें से कोई नहीं। इस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप ऑप्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसमें आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी एंड सी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। 1 सेकंड। जैसा कि डिस्प्ले पे देख पा रहे हो कि 1 सेकंड में इसको जूम आउट कर लेता हूँ इस मैप को। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे कि जो ये अफगानिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, जो ये अफगानिस्तान वाला रीजन है ये, ठीक, और ये इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इधर अपना प्यारा भारत हिंदुस्तान हो गया यानी कि इंडिया। तो बेसिकली जो ये मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं थी ये अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से की तरफ, यानी कि जो अफगानिस्तान का जो पूर्वी वाला हिस्सा था, ठीक है, इधर साइड का उधर तक ये यानी कि एक पर्वत हुआ करता था जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत, ये हिंदू कुश पर्वत यानी यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ तक ये फैली हुई थी। और इसके पश्चात जो कुषाण वंश की यदि हम बात करते हैं, कुषाण वंश की, तो ये आपका इसकी जो सीमाएं थी भारत के उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी, यानी जो उपमहाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो भारत के उपमहाद्वीप तक ये फैली हुई आपको देखने को मिलेगी। और कुषाण वंश का जो महान शासक था वो आपको कनिष्क देखने को मिलेगा, और जिसकी सीमा यानी उत्तर में यानी कि चीन, यानी ये उत्तर की तरफ में यानी कि आपको चीन के तुर्फान वाले रीजन में, और ये कश्मीर से लेकर यानी इधर कश्मीर से लेकर ये इधर साइड में कश्मीर से लेकर हम कह सकते हैं दक्षिण के ये विद्या पर्वत की तरफ, यानी दक्षिण के ये विद्या पर्वत की तरफ आपको देखने को मिलेंगी। और पश्चिमी में यानी उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी ये बिहार तक आपको देखने को मिलेंगी जो मैप के अकॉर्डिंगली। तो ये आपकी एक बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि किस वंश ने साम्राज्य की जो सीमा भारत के बाहर तक फैली थी, मौर्य वंश की और कुषाण वंश की। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। ठीक है, चालुक्य था या आपका राष्ट्रकूट, ठीक है, या आपका पल्लव या आपका सातवाहन, इनमें से यानी कि सबसे पुराना जो राजवंश था वो कौन सा था। तो बेसिकली इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सातवां सबसे पुराना राजवंश माना जाता था। और ऐसा क्यों, क्योंकि इस वंश के जो संस्थापक थे ना वो शिमुक, मतलब कि शिमुक के समय में, यानी कुछ स्रोतों के अनुसार ऐसा बताया गया, जो शिमुक जो थे कुछ स्रोतों के अनुसार बताया है कि वे द्वितीय शताब्दी के ईसी पूर्व माने जाते थे। और कुछ स्रोतों में ऐसा भी बताया कि जो मतलब कि कड़वे वंश है उसके अंतिम शासक यानी कि सुशर्मा, जो अंतिम शासक इसके मतलब सुशर्मा, ठीक है, जो अंतिम शासक इसके सुशर्मा का समकालीन जो रहा है वो प्रथम शताब्दी यानी कि ईस्वी पूर्व से 60वीं ईस्वी पूर्व तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 60वीं ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो सतवाहन सबसे पुराना जो मतलब सबसे पुराने जो राजवंश में थे ये थे आपका जो सबसे पुराना राजवंशों में जो सबसे पुराना राजवंश था वो आपका सतवाहन था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से शासकों में किसके लिए
एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। देखो बेसिकली यदि हम बात करें जो एका ब्राह्मण है ना, एका का मतलब अगर नॉर्मली मैं बताऊं तो सातवाहन शासक जो थे उनकी एक मतलब गौतमी पुत्र जिसका नाम है सातकर्णी को उसकी मतलब कि जो उनकी जो माँ थी मतलब गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है इसको एका ब्राह्मण को। ठीक है, कहना रिपीट कि जो सातवाहन शासक जो मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे उनकी माँ को गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में मतलब ऐसा कहा गया एका ब्राह्मण, और जिसका तात्पर्य यह होता है कि अद्वितीय ब्राह्मण या कह सकते हैं या उसका ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ठीक है, इसको हम ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक भी कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एका ब्राह्मण यानी किसके लिए था, मतलब कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। आंध्र सातवाहन के बारे में पूछा कि सबसे लंबी जो सूची है वो कौन से पुराण में मिलती है, पुराण की यदि हम बात करें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वायु पुराण, विष्णु पुराण, मुख्य पुराण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो था आपका 1 सेकंड, ये यहाँ पे मुख्य नहीं, यहाँ पे टाइपिंग में एरर आ गई है, मत्स्य पुराण होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइपिंग में आपको एरर आ गई है, यहाँ पे आपका मत्स्य पुराण होगा, मत्स्य, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, मुख्य नहीं है, मत्स्य पुराण, ये ध्यान रखिएगा और इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये मत्स्य पुराण क्यों है, क्योंकि पुराणों में ना लगभग 30 से लेके यानी या तो 30 या 31 आपको सातवाहन राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, और जिसमें से सबसे लंबी जो सूची है ना 30 राजाओं में, यानी कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी कि जो पुराणों के अंदर 30 से लेके 31 जो सातवाहन राजाओं के नाम मिलते थे। ठीक है, जो सातवाहन राजाओं के नाम मिलते थे, सातवाहन राजाओं के नाम, उसके अंदर यानी कि सबसे जो लंबी सूची आपको देखने को मिलेगी 30 राजाओं में, वो मत्स्य पुराण में से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण में देखने को मिलेगी, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन कहा है और दूसरे को आर कहा है, तो कारण उसका बताना चेक करके कि कौन सा सही है। ए ऑप्शन में सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो आपको नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन में आपने पढ़ लिया कि पहले में तो भी पूछा बताया इन्होंने कि सातवाहन काल के अंदर जो संस्कृत के साथ में एक तो प्राकृत हो गया और आपका जो भी मतलब कि अन्य भाषा थी, जो लोक भाषाएं थी, उनका विकास हुआ। नेक्स्ट हो गया कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और जो भी अपनी लोक भाषा थी उसके अंदर। ठीक है, देखो ये संस्कृत के साथ है और ये आपके साहित्य रचना के अंदर है। तो बेसिकली इसमें पूछा आप क्या कि ऑप्शन में दिया हुआ आपका कि ए तथा आर। ठीक है, ए तथा आर क्या दोनों सही है या ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है ए तथा आर क्या दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए वाला सही है आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें यदि आपने टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो शायद आप नहीं कर पाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड जो होते हैं, जो मतलब कि एसेशन बेस्ड होते हैं, अभिकथन बेस्ड होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। जैसे कि मैं इसकी थोड़ी सी आपको व्याख्या बता देता हूँ। जैसे अभिकथन ए में बताया गया है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ में प्राकृत व लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो यदि मैं एक ही बात करूं बेसिकली, तो सातवाहन के अंदर जो नरेश हुआ करते थे वह स्वयं एक विद्वान विद्या प्रेमी थे। ठीक है, और जो नरेश यहाँ पे नरेश जो थे, ठीक है, नरेश की अगर हम बात करें तो वो विद्वानों के आश्रयदाता कहलाते थे। और हाल नामक राजाओं ने मतलब हाल नामक के राजा था, मतलब जिसका हम नाम रखते हैं गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा के अंदर, उन्होंने ये बताया कि श्रृंगार रस जो कि प्रधान गीति काव्य की रचना के आधार पर था, और राजा हाल के दरबार में ही गुणाश्य और जो भी हमारे मतलब कह सकते हैं सर्ववर्मम जैसे उच्च कोटि विद्वान उसमें निवास किया करते थे। और एक व्रत कथा भी है, मतलब ग्रंथ है, उसकी उन्होंने रचना भी की थी। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना, ब्रह यानी कि ब्रह कथा, ये चीज ध्यान रखना, बृहत कथा, बृहत कथना एक ग्रंथ भी था जिन्होंने इसकी रचना की थी। और ये जो ग्रंथ था ना पैसाची यानी प्रकृत भाषा में लिखा होता, पैसाची प्रकृत भाषा के अंदर, ये आपका पैसाची यानी कि पैसाजी प्रकृत भाषा के अंदर ये आपका देखने को मिलेगा, पैसाची प्रकृत भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, और एक आपका कांत्रत नामक का संस्कृत व्याकरण के रूप में रचना की गई है, और ये आपके कन्हेरी का भी लेख से ज्ञात होता, क्योंकि ऐसा बताया गया कि सातवाहन के अंदर जो रानी संस्कृति का जो प्रयोग, मतलब कि सातवाहन के अंदर जो रानी जो थी वो संस्कृति का प्रयोग करती थी। और इसी प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सातवाहन युग के अंदर संस्कृत होगी और जो भी आपकी प्राकृतिक भाषा है उनका विकास हुआ। तो यानी सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए एक तो संस्कृत रचना और जो भी लोक भाषा थी उनको अपनाया। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपको सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में आपको बताया हुआ है कि आर वाले में किस 1 सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। और देखो ये संस्कृत के साथ में प्रकृत रूप में पूछा, तो प्रकृत रूप में भी हमने भी पढ़ा कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और जितनी भी लोक भाषा थी उनको भी अपनाया था। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके जो ऑप्शन हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, आपका एसेशन मतलब जो अभिकथन है पहला भी सही है और आपका दोनों ही सही है। लेकिन ध्यान ही रखना कि जो आपका स्पष्टीकरण कर रहा है वो ए वाला आर का स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि ए और आर आपके दोनों ही सही देखने को मिलेंगे। यानी जो ऑप्शन होगा आपका ए तथा आर दोनों ही सही है, और ए का जो सही स्पष्टीकरण कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, आर। तो देन ऑप्शन इज करेक्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के
रवतक अभिलेख में नहीं है। देखो नहीं है पूछा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या चंपा। और इसमें जो पूछा आपका अभिलेख से उल्लेख से रिलेटेड है कि निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख से नहीं है। जो कनिष्क का रवतक अभिलेख था, रवतक अभिलेख की अगर हम बेसिकली बात करें तो ये आपका अफगानिस्तान, जो ये आपका था अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट, अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है सुर्ख कोटल, ध्यान रखना सुर्ख कोटल, ठीक है। सुर्ख कोटल के पास में एक ये रवतक नाम का मतलब कि स्थान है, ठीक है, जो कि आपका 1993 के अंदर यानी 1993 में वहां से प्राप्त किए गए थे। और ये जो है ये आपके ग्रीक लिपि में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपके ग्रीक लिपि के अंदर देखने को मिलेंगे, ग्रीक लिपि के अंदर। और जो भी हमारी बैक्टीरियन भाषा थी उसके अंदर भी इसको लिखा गया, ठीक है, ग्रीक लिपि के साथ में भी बैक्टीरियन भाषा में भी लिखे गए ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बैक्टीरियन भाषा में भी लिखे गए। और ये जो थे आपके कुषाण शासक का जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क, ठीक है, ये उसी से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो था ना, ये जो उल्लेख था ये आपको 4 शहरों से, मतलब जो 4 शहर जो थे उनके नामों से ये उल्लेखित है। और जो वो 4 शहर थे वो कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। आपका पहला शहर आपको देखने को मिलेगा साकेत, ठीक है, जो पहला शहर था आपका साकेत था। दूसरा आपका कौशाम्बी था, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक। तीसरा आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलेगा, पाटलिपुत्र। चौथा आपको जो चंपा देखने को मिलेगा, चंपा। तो अब इसमें पूछा कि उल्लेख में नहीं है। अब देखो साकेत और आपका कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, तो यानी कि इसमें कौन सा नहीं था, यानी कि श्रावस्ती। देखो पाटलिपुत्र भी आ गया, कौशाम्बी भी आ गया, चंपा भी आ गया, और एक साकेत था, वो साकेत इसमें है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा नहीं है इसमें, श्रावस्ती। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, तो आपके 2 सूची दी हुई है। पहली सूची में आपको ये डेमिट्रियस, रुद्रामन, गोंडे फर्नीस, विम, और इसके अंदर आपको इनके जो अभिलेख हैं वो दिए हुए, यानी कि जो इनकी ये भाषाओं के मतलब किसकी मतलब कौन कौन से उसमें आपको ये जो भाषा का स्वरूप था वो किसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, पहलव में, कुषाण में, या हिंदी यूनानी में, या आपके शक में जो संवाद से रिलेटेड है। तो आपको इसको बेसिकली मैच करोगे तो जो डेमिट्रियस जो थे ये आपके हिंदी यूनानी से संबंधित रखते थे। रुद्रामन की बात करें तो आपके शक समझ से रिलेटेड रखते थे। और गोंडो फर्नीस की यदि हम बात करते हैं तो गोंडो फर्नीस आपके ये पहलव से रिलेटेड थे। और जो ये आपके विम की यदि हम बात करें तो विम जो थे आपके कुषाण थे। तो इनके ऑप्शन सब हम लगा सकते हैं कि ए का जो था आपका, ए का कौन सा बन रहा है आपका 3, ठीक, ए का 3 हो गया, और बी का 4 हो गया, और सी का आपका 1 हो गया, और डी का 2 होगा, डी का 2 हो गया, ठीक है। तो 3 4 1 2, अब आप सीक्वेंस देख सकते हो 3 4 1 2 कौन से वाले में, 3 4 1 2, 3 4 1 2 यहाँ पे भी नहीं, 3 4 1 2, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, 3 4 1 2, देखो 3 4 1 2, तो आपका ऑप्शन इस वाक्य से कौन सा हो जाएगा, यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं। देखो यहाँ पे सही पूछा कि सुमेलित नहीं है, यानी इसके अंदर कुछ जो आपके अभिलेख हैं और जो कुछ शासक हैं उनके जो मतलब कह सकते हैं जो अभिलेख हुआ करते थे इन शासकों के, वो कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। तो बेसिकली ऑप्शंस में दिए हुए आपके नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा, भित्री और गिरनार, ठीक। और शासक में दिए हुए आपके गौतमीपुत्र, खारवेल, पुलिकेशिन द्वितीय और रुद्रदामन प्रथम। तो देखो नासिक की यदि हम बेसिकली बात करें तो नासिक आपको गौतमीपुत्र से ही रिलेटेड थे, ठीक है, नासिक की अगर बात करें तो गौतमीपुत्र से ही थे, जो मतलब इनके अभिलेख थे ये गौतमीपुत्र जी के ही थे नासिक। और हाथी गुम्फा की बात करें तो आपके खारवेल शासक से रिलेटेड अभिलेख हैं, ठीक है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख हैं। और भित्री यदि हम बात करें तो भित्री आपके ये पुलिकेशन से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और गिरनार की यदि हम बात करें तो आपके रुद्रामन प्रथम से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्योंकि देखो पुलिकेशन द्वितीय का जो संबंध है वो ऐहोल अभिलेख से, पुलिकेशन द्वितीय का जो संबंध है वो आपका ऐहोल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका अभिलेख का जो संबंध था इनका, यानी कि पुलिकेशन द्वितीय का, वो भित्री से नहीं था, वो आपका कौन से था, ध्यान रखिएगा इसको, ऐहोल। तो ये आपका कौन से था, ऐहोल, ठीक है, ये आपका ऐहोल अभिलेख से इनका संबंधित था, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में था। और इनकी जो भाषा थी ना, इसकी ऐहोल अभिलेख की जो भाषा थी वो आपको संस्कृत में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेगी। और जूनागढ़ के अंदर जो मतलब जूनागढ़ से जो रुद्रामन प्रथम का जो संवत मिला, यानी कि 72 यानी 150 ईस्वी के पूर्व के समथिंग में, वहां से अभिलेख प्राप्त होता। और इसके अंदर यानी कि काफी मतलब कि उसकी जो विजय या व्यक्तित्व या हम जो कृतियां वगैरह थी उसके बारे में इसमें आपको विवरण देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका देखो कोई भी डाउट होता है लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख दीजिए करना। जो भी आपका डाउट आता है कि सर हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कैसा भी डाउट हो, ठीक है, आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज का सेशन ये था, और आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो, हेल्प रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।